दिली तमन्ना है कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टैंडर्ड बार से रिलेटेड है, यानी स्टील के बारे में लर्न करेंगे। स्टील एक वाइडली यूज्ड आइटम है या किसी भी स्ट्रक्चर में यूज़ बहुत ही होता है। क्यों होता है, इसके मुख्तलिफ वजूहत है। सबसे पहले ये है कि ये कंप्रेशन यानी इसको टेंसाइल फोर्स को बियर करता है या टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें इंड्यूस होती है। तो दूसरा ये क्या है, ये ब्रिटल मटेरियल नहीं है बल्कि ये डक्टाइल मटेरियल है। इससे ये मतलब है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है, यानी एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन होता है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होता है, तो उसका ग्राफ में हमें यील्ड पॉइंट भी मिलता है और इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन दोनों रीजन होते हैं। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, यानी ये यील्ड पॉइंट है, इसमें अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, यानी यहाँ तक इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है, यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो वो उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टील का जो भी ग्रेड होता है वो हमें यील्ड पॉइंट की वैल्यू हमें देता है। यानी अगर 60 ग्रेड का स्टील है तो इसका मतलब है कि उस स्टील का यील्ड पॉइंट 60 KSI है या 60,000 PSI है। इसी तरह 40 ग्रेड और 75 ग्रेड तो वो यील्ड पॉइंट के हिसाब से हमें मिलता है। यानी ये जो पॉइंट या फिर एक पॉइंट है उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। इस हिसाब से हमें मालूम है कि यील्ड पॉइंट कहाँ पे है। तो आपने समझना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है और डक्टाइल मटेरियल का किस तरह उसका बिहेवियर होता है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्टील का कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट के जो भी यील्ड पॉइंट आ जाए, यानी ये एक स्पेसिमन होता है ख़ास डायमेंशन का, उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में टेंसाइल टेस्ट उस पर करते हैं। तो वो जो ग्राफ हमें शो हो जाता है वो कुछ इस तरह होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी कितना स्ट्रेस दे तो इसमें चेंजेस इतना आ जाए। स्ट्रेन असल में है कि चेंज को स्ट्रेन कहते हैं या चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कहते हैं। फिर स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट आ जाती है, ये वाली पॉइंट आ जाती है, उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। जो भी स्टील है अगर 60 ग्रेड का हो तो उसका मतलब है कि उसका यील्ड पॉइंट 60 KSI है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो अभी जानेंगे कि स्टील क्या है। स्टील, जैसा कि आपको पता है कि स्टील एक वाइडली यूज्ड एलिमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो स्टील को राउंड बार या रीबार भी कहा जाता है, यानी कहीं पे आ जाए कि राउंड बार या रीबार इतने यूज़ हुए तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्टील को रीबार भी कहते हैं। यानी असल में वो स्टील के बारे में कहते हैं कि इतने टन का रीबार यूज़ हुआ है, और राउंड बार भी इसको कहा जाता है। और इसका क्या है, यानी ये क्रॉस सेक्शनल क्यों रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्यों नहीं होता, ये सर्कुलर क्यों होता है। तो इसके बारे में ये है कि जो रेक्टेंगुलर है यानी इस तरह वाला, और जो स्क्वायर है यानी स्टील को हम लोग कंक्रीट में पोर करते हैं, कंक्रीट के अंदर प्लेस करते हैं। तो जो बॉन्ड बनाता है रेक्टेंगुलर कंक्रीट के साथ, यानी यहाँ पे कंक्रीट होती है साइड में, तो चारों तरफ कंक्रीट होती है, तो कंक्रीट के साथ एक बॉन्ड नहीं बन जाता है रेक्टेंगुलर बार का। तो इसलिए हम लोग जो भी स्टील है वो सर्कुलर स्टील ही यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन जाता है। अक्सर हम लोग लेग भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इसको लेग कहते हैं। लेग का बुनियादी वजह यह है कि उस बॉन्ड को कंक्रीट और स्टील के दरमियान जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मज़ीद बनाए। यानी इसलिए पहला क्वेश्चन तो ये आपके जहन में आना चाहिए कि क्यों रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या सर्कुलर बार क्यों यूज़ करते हैं, या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्यों यूज़ नहीं करते, या इस तरह के बार्स क्यों नहीं आते। हो सकता है पहले आते होंगे लेकिन बाद में ये उससे एनालिसिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो बॉन्ड कंक्रीट और स्टील के दरमियान है वो सर्कुलर बार में बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बार के। तो इसको रीबार और राउंड बार भी कहा जाता है। अभी आते इसका डायमेंशन पे, यानी किस तरह हम लोग नापते हैं या इसका मेजरमेंट किस तरह होता है। पहले तो हमें यह पता चला कि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बार नहीं होते बल्कि सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर इस तरह होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्कुलर बार है।
तो इससे हम लोग सबसे पहला ज़हन में ये आएगा कि इसका डायमीटर क्या होगा या किस रेंज में स्टील पाए जाते हैं मार्केट में। तो पाकिस्तान में नॉर्मली 3 डाया से लेकर यानी 3 से लेकर फिर 11 तक, फिर 11 के बाद आता है 14 नंबर बार, फिर 18 नंबर बार जो कि यानी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए फिर यूज़ होगा 18 नंबर बार। तो यानी इसको किस तरह रेट किया जाता है, अगर 3 बार हो यानी नंबर 3 बार तो इसको नंबर 3 बार कहा जाता है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 11 तक, फिर 14 बार आता है, फिर 18 बार आता है। लेकिन इससे भी हम लोगों का अंदाज़ा नहीं होता कि इसका डायमीटर क्या है नंबर 3 का। तो आपने सिंपली क्या करना है, यानी आपने 8 से डिवाइड करना है। 3/8 और यूनिट होगा इंच, यानी 3 नंबर बार का डायमीटर होगा 3/8 इंच, जबकि 4 नंबर बार का होगा 4/8 इंच या 0.5 इंचज़। इसी तरह 5 नंबर बार का 5/8। तो आपने सिर्फ ये करना है 8 से डिवाइड करना है। ये सूत में है, आपने इंचेस में लाना है। तो 1 इंच में 8 सूत होती है, तो आपने 8 से डिवाइड करना है। यानी नंबर 3 बार को 3/8 इंचज़ का डायमीटर है उसका। नंबर 4 बार का डायमीटर 4/8 है। नंबर 5 बार का डायमीटर 5/8 इंचज़ है। तो आपने सबसे पहले ये जाना कि डायमीटर किस तरह नाम दिए थे और उसका डायमीटर क्या होता है। तो इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशन है या डिज़ाइन में जो आपने स्टील कैलकुलेट किया डायमीटर का, आपने वही यूज़ करना है। अवेलेबल हो यानी जो स्टील अवेलेबल हो, फ़र्ज़ करे किसी भी लोकेलिटी या लोकेशन में वो उस नंबर जो आपने डिज़ाइन किया है वो स्टील अवेलेबल नहीं है, तो आपने दूसरे पे शिफ्ट होना है। यानी अगर आपने जो स्टील कैलकुलेट किया वो 12 पे आपने कैलकुलेट किया ना, डाया 12, तो अगर वो लोकेशन में वहाँ पे नहीं था, यानी वहाँ पे बेचते थे नहीं, कोई भी नहीं था, उसका सेलर वगैरह नहीं था, तो आपने फिर क्या करना है, आपने शिफ्ट करना है या 14 पे करना है या फिर 11 पे करना है। यानी जो अवेलेबल हो तो आपने उस पे डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपने लोकेशन के हिसाब से जो भी स्टील पाए जाते हैं वो आपने नोट करने के कौन कौन से डाया के स्टील पाए जाते हैं, फिर मैंने डिज़ाइन में वही कैलकुलेट करना है। डिज़ाइन में स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, उसका एरिया, फिर उसके नंबर ऑफ बार्स कितने यूज़ होती है। तो अभी इसके बारे में जानेंगे कि स्टील का एरिया वगैरह क्या होता है, यानी उसका डायमीटर तो हम लोगों ने जाना, अभी एरिया के बारे में जानेंगे। तो एरिया आप देख सकते हैं कि 4 से जिस तरह मैंने बताया कि 3 से स्टार्ट होता है, फिर 11 तक, फिर 11 के बाद 14 नंबर बार, फिर 18 नंबर बार आता है। फिर हम लोग जानते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अकॉर्डिंग टू ACI आपने ये वैल्यू यूज़ करनी कैलकुलेशन में। यानी 3 नंबर बार का एरिया होगा 0.11 इंच स्क्वायर, फिर 4 नंबर का 0.20, 5 का 0.31। तो अगर आपने ये याद रखना है तो किस तरह आप याद कर सकते हैं, जिस तरह यानी पॉइंट को छोड़ दे तो 11, 11, 20, 31, 44, 60, 79 और 1 यानी 100, फिर 127, 156, 225, फिर 400। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, फिर पॉइंट लगाते जाएँ। या फिर आपने ये करना है, अगर भूल जाए तो आपने फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ACI फिर वो नहीं होगा। तो उसके लिए फार्मूला है πd²/4। यानी एरिया का फार्मूला क्या है, πd²/4, यानी डायमीटर का स्क्वायर लेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 4 से। तो डाया तो आपका मालूम है 3 नंबर का डाया क्या है 3/8 इंचज़, तो आपने डी की जगह 3/8 फुट करना है, फिर स्क्वायर वगैरह लेके फिर आपको जो एरिया मिल जाता है वो इंच स्क्वायर मिल जाता है। तो वो राउंड अबाउट 0.11 के बराबर ही होगा 3 नंबर बार का। तो आपने एरिया ये यूज़ करना है कैलकुलेशन में, फिर जो बाकी ये इसको छोड़ दे, लेकिन जो वाइडली यूज़ होता है मैं वो बता रहा हूँ। तो एक तो ये उसके नंबर वगैरह यूज़ होती है, फिर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही यूज़ होता है। अभी जानेंगे कि फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ ACI क्या है या कौन कौन से फंडामेंटल अजम्पशन है। तो जो हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन के मुताबिक ही करते हैं, जिसमें लोड को एम्पलीफाई करते हैं और कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर और लोड फैक्टर। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन प्लेन। यानी इससे क्या मतलब है, यानी मैं समझाता हूँ कि ये एक बीम है, बीम यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे लोडिंग लग रहा है, तो लोडिंग से बीम क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो बेंड होने के बाद कुछ इस तरह ये बीम
बेंड होगा, यानी यहाँ पे फोर्स आया था, तो फोर्स की वजह से बीम बेंड हो गया। तो पहला जो अजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम, यानी ये यहाँ से अगर काटे कोई बीम तो हमें इस तरह नज़र आएगा, वो बीम कुछ इस तरह नज़र आएगा। अगर यहाँ से मैं देखूँ, तो अगर मैं इस साइड से देखूं तो मुझे बीम कुछ इस तरह नज़र आएगा। अगर मैं ये इसी बीम का अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लूँ तो वो भी मुझे इस तरह नज़र आना चाहिए। तो बेंडिंग के बाद भी जो प्लेन, यानी ये जो सेक्शन है प्लेन सेक्शन, तो वो भी बेंडिंग के बाद भी मुझे इसी तरह नज़र आना चाहिए। तो फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ ACI क्या है? पहला कि बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग जो प्लेन सेक्शन है वो मुझे उसी तरह आना चाहिए जिस तरह पहले था। तो पहला अजम्पशन ये है। दूसरा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़ नेग्लेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज़ होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट को अगर इस तरह पुल करें, यानी खींचे, टेंशन में लाए कंक्रीट को, यानी यहाँ पे कंक्रीट है, इसको अगर टेंशन लाए तो वो हम लोग निगलेक्ट करेंगे, उसका कोई भी यानी स्ट्रेंथ नहीं होगा। यानी आपको मालूम है कि कंक्रीट में कंप्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है और टेंसाइल बहुत ही कम होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल है। तो दूसरा अजम्पशन ये है। फिर तीसरा है कि द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ परफेक्ट, नो स्लिप अकर। जो स्टील हम लोग कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो बॉन्ड वो क्या होगा, बॉन्ड बहुत ही परफेक्ट होगा, नो स्लिप होगा, स्लिपेज नहीं होगा। अगर स्लिपेज हुआ तो हम लोग ये अजम्पशन ACI के मुताबिक कह रहे कि ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। यानी जो हम लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं वो इस बुनियादों पे करते हैं कि प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नेग्लेक्टेड और द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट आर परफेक्ट एंड नो स्लिप बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो तीसरा अजम्पशन ये है, यानी ये अजम्पशन कुछ अजम्पशन की बुनियाद पर हम लोग ये डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। फिर फोर्थ है कि कंक्रीट और स्टील स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करता हूँ। यानी ये एक बीम है, तो बीम के जो सेंटर है, यानी जहाँ पे स्ट्रेन ज़ीरो होता है उसको, उस पॉइंट को न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। यानी इस पॉइंट में जहाँ पे स्ट्रेन ज़ीरो हो, फिर अपर फाइबर से लेकर वो इसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। जितना न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होगा उतना स्टील, कंक्रीट और स्टील में भी स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यानी चेंज आएगा उसमें। फिर फिफ्थ है कि मैक्सिमम यूजेबल कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होगा कंक्रीट में, ये भी अजम्पशन ये है कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेन को EU से रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग 0.003 लेते हैं। ये आपने याद रखना, ये अजम्पशन में ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। फिर 6 है कि स्ट्रेन इन कंक्रीट इज सेम इन रेनफोर्सिंग बार, यानी स्ट्रेन कंक्रीट और रेनफोर्सिंग बार में सेम होगा तभी जब बॉन्ड एडुकेट हो। यानी स्टील और कंक्रीट में अगर सही सा बॉन्ड था, यानी नो स्लिप कंडीशन था, तो फिर स्टील में स्ट्रेन और कंक्रीट में जो स्ट्रेन आता है वो इक्वल होगा, यानी सेम होगा। सेम का ये मतलब है कि थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। अगर इक्वल का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल था तो उसका मतलब है कि बिल्कुल इक्वल वैल्यू। अगर 0.003 स्ट्रेन है कंक्रीट का तो स्टील का भी 0.003, जब ये इक्वल सेम यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। यानी अक्सर हम लोग डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे कि कंक्रीट का जो स्ट्रेन है वो 0.003 है, जबकि स्टील का 0.004 भी लेते हैं और 0.005 भी लेते हैं। तो ये इसका 6 पॉइंट ये था अजम्पशन। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एवरी स्टील ऑफ ऑल ग्रेड स्टील इज़ 2900 KSI। तो ये क्यों आया, इसका बाकायदा प्रूफ है। तो हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना है 2900 KSI, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो वो कंक्रीट का कितना है 29,000 KSI है। और 8 है द मेथड ऑफ इलास्टिक, यानी जो हम लोग स्ट्रेस जो वगैरह लेते हैं वो हम लोग इलास्टिक लिमिट तक लेते हैं।
यानी ये कुछ आइडियल किस्म का फिनोमिना है। हम लोग यील्ड पॉइंट का तक यानी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं वो यील्ड पॉइंट तक ही करते हैं, या इलास्टिक या प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लेते हैं, या लीनियर रीजन तक ही लेते हैं। नॉन लीनियर बिहेवियर हम लोग वो अज्यूम नहीं करते डिज़ाइनिंग में। और नाइन्थ है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अज्यूम रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक और ट्रेपेजॉइडल। तो इसका क्या मतलब है, यानी जो स्ट्रेस है, यानी सबसे पहले एक बीम है यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे भी स्टील है, तो इसका स्ट्रेन डायग्राम इस तरह बनेगा। क्यों इस तरह बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने जाना ये क्या है कि प्लेन सेक्शन बिफोर और आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम, तो ये प्लेन सेक्शन उसी तरह बेंड होगा। यानी ये क्या है, मैंने एक बीम का क्रॉस सेक्शनल लिया है, वहाँ पे लोड लग रहा है, लोड की वजह से बीम बेंड होगा, तो बीम बेंड होने के बाद उसका स्ट्रेन का डायग्राम इस तरह बनेगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने न्यूट्रल एक्सिस बनाया, तो यहाँ तक यहाँ पे फिर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा ऊपर वाली लेयर में, और नीचे वाली लेयर में स्टील है, तो स्टील से क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। और ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन रिमेन सेम यानी लीनियर है। तो ये क्या है, ये तो स्ट्रेन डायग्राम है। अभी ये कह रहा है नाइन्थ एजम्पशन के स्ट्रेन डायग्राम इसी बीम का इस तरह होगा या कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे पॉइंट सी यानी जहाँ पे स्ट्रेन 0 होता है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ या टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील यानी स्टील स्ट्रेंथ, यहाँ पे फिर कंक्रीट का आता है। तो ये जो स्ट्रेस है कंक्रीट का, ये या रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर पैराबोलिक, या पैराबोलिक से मुराद ये इस तरह होगा, इस तरह भी हो सकता है स्ट्रेंथ डायग्राम, या ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, यानी कुछ इस तरह भी हो सकता है स्ट्रेंथ डायग्राम, यानी ट्रेपेजॉइड के किस्म की। यानी ये कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो इस तरह हो सकता है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगुलर का यूज़ करेंगे, यानी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेक्टेंगुलर हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे उसके मुताबिक। यानी ये तो चेंजिंग होती रहती है, लेकिन अभी डिज़ाइनिंग पे जाते हैं तो उसमें हम लोग ये जो अजम्पशन है ये भी यूज़ करेंगे। अजम्पशन सारी जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन है उसमें यूज़ होगा। तो ये थी अजम्पशन ऑफ एसी।